तबीयत खराब है क्या? हाँ बहू, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए नींद से उठकर सीधा यहाँ चली आई। अब धूप की गर्मी में शरीर थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ काम था क्या बहू? तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ माँ, बात ये है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या खाना बनाऊं। और आपके बेटे तो अभी तक काम से लौटे ही नहीं हैं। अगर वो काम से लौट आते तो कम से कम हाथ में कुछ तो लेकर आते। अब सुबह से दोपहर होने को है, हम सब भूखे हैं। सुबह उठकर तालाब के किनारे साग सब्जी तोड़ने गई थी। वहाँ जाकर देखा रोहन की माँ सारी साग सब्जी तोड़ कर ले गई। अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम बहू बनकर इस घर में आई हो और तुमने अभी से ये सब काम शुरू कर दिया बहू। ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? क्या करूँ माँ, पेट की भूख किसी से सहन होती है क्या? और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, उन्हें भी तो काम नहीं मिल रहा है। मुझे तो कुछ न कुछ करना ही होगा ना। और सुनिए माँ, लोग क्या कहेंगे ये बातें छोड़ दीजिए। कोई हमें आकर खाना नहीं खिलाता, हमें अपना खाना खुद ही खाना है। सचमुच बहू, तुम्हारी तरह अच्छी और लक्ष्मी जैसी बहू मिलना मुश्किल है। तुम हमारी कितनी चिंता करती हो। सचमुच भाग्य से भी ऐसी बहू नहीं मिलती। तुम लंबी उम्र जियो बहू, बहुत साल जीवित रहो बेटी। आपकी जैसी सास पाकर मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ माँ। माँ आप यहाँ थोड़ा आराम करें, मैं घर जाती हूँ। जाकर देखती हूँ, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर वो अपने साथ कुछ लेकर आए तो मैं खाना बनाकर आपको और उनको खाना देती हूँ, ठीक है? ठीक है बहू, तुम घर जाओ, मैं यहाँ थोड़ा बैठकर आराम करती हूँ। आप आ गए हो? कुछ लाए हो खाना बनाने के लिए? सुबह से चूल्हा नहीं जला। माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, अगर ठीक से खाना नहीं खाएंगी तो वो और बीमार पड़ जाएंगी। हाँ भाग्यवान, मैं आ गया हूँ और थोड़ा सा काम किया था, इसलिए कुछ बाजार करके ले आया हूँ। रसोई में जाकर देखो, कुछ बैंगन और आलू रखा हूँ, उन्हें काट कर खाना बना लो। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में खाना बना दूंगी। और सुनो, कहीं कोई काम मिला है क्या? नहीं नहीं, सही से तो ऐसा कोई काम नहीं मिला है। एक काम मिला है, वो भी 15 दिन के लिए। इसके बाद मुझे कोई और काम करना होगा। हाँ ठीक है, खड़े खड़े बात कर रहे हो, बैठो ना, थोड़ा बात करें। सारा दिन तो तुम्हारे साथ दो बातें करने का समय ही नहीं मिलता। लो भाग्यवान, बैठ गया, बोलो क्या बात कहना चाहती हो? जरा जल्दी बोलो भाग्यवान, तुम्हें तो फिर खाना बनाने जाना है, बहुत भूख भी लग रही है। बात ये है कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, इसलिए तुमसे एक बात कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पाती। कहूँ क्या? मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाग्यवान, डरने की क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे खुलकर बोलो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। माँ बता रही थी कि तुम दो भाई हो ना, और माँ भी तो हमारे साथ रहती है। तुम्हारा बड़ा भाई इतना अमीर होने के बावजूद माँ की कोई खोज खबर नहीं लेता। उस दिन वो हमारे घर के पास से गुजर रहा था, फिर भी उसने हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा, क्या तुम्हारा उसके साथ किसी वजह से मनमुटाव हो गया है क्या? वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पिता तो बहुत अमीर व्यक्ति थे, तो उनके हिसाब से तुम दोनों भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए था। जहाँ तुम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो, वहीं तुम्हारा भाई एक बड़े से महल में रहता है और उसका खाना पीना कपड़े सब कुछ राजाओं जैसे हैं। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे भाग्यवान, लेकिन बड़े भाई ने धोखेबाजी करके मेरी सारी संपत्ति हड़प ली, नकली दस्तावेज बनाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या तुम जानती हो भाग्यवान, मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे कर दिया है, बस वो सुखी रहे। वह अच्छा है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होगी। सच कभी दबता नहीं है, किसी न किसी दिन सच सामने आ जाएगा, तुम देखना। अच्छा सुनो, तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना बनाकर तुम्हें देती हूँ।
हाय रे भगवान, इन कुछ आलुओं से मैं क्या खाना बनाऊं? ये तो हमारे एक समय के लिए ही है और रात को क्या खाएंगे यही समझ नहीं आ रहा। जो काम वो शुरू कर रहे हैं उसमें तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा यही मैं समझ नहीं पाती। घर तो टूटा फूटा है ही और रसोई की हालत ऐसी है कि कभी भी सिर पर गिर जाएगी। हे भगवान, हमें थोड़ा सुख दिखाओ। मेरा पति तो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसे दुख क्यों दे रहे हो? खैर, पहले इनसे तो खाना बनाऊं और मैं तो कच्चू के साग भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो तालाब पर जाकर कच्चू के पत्ते तोड़कर लाऊंगी और उसे उबालकर शाम का खाना बना लूंगी। बहू, मैं थोड़ा मोहन के घर जा रही हूँ। तुम घर और सामान का थोड़ा ध्यान रखना। बिल्ली आकर सारा खाना खा सकती है। अच्छा माँ, आप चले जाइए, मैं इधर खाना बना लूंगी। और सुनिए, मोहन की माँ से लौटते वक्त थोड़ा नमक मांग लाना, नमक भी खत्म हो गया है। बहू, तुम्हें इस घर में आकर बहुत कष्ट हो रहा है ना बेटी? हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। सारा दिन तुम हमारे लिए चिंता करती हो कि हमारे लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं। सुनिए माँ, आप तो जानती हैं मेरी माँ नहीं है। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उस दिन से मुझे न जाने क्यों आप अपनी माँ जैसी लगी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शादी करूँगी तो आपकी बहू बनकर ही आऊंगी। माँ, अब मैं ये बता देती हूँ, अगर आप इन सब बातों की चिंता करके अपनी तबीयत खराब करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास खाने की कमी है, कपड़ों की कमी है, तो क्या हुआ माँ? सुख और प्यार की तो कोई कमी नहीं है। सचमुच बहू, मेरी एक बड़ी बहू भी है, वो मेरी कभी खोज खबर नहीं लेती और लेगी भी क्यों? मेरा बड़ा बेटा ही मेरा खोज खबर नहीं लेता। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मेरी बेटी, अब मैं जा रही हूँ बहू, तुम धीरे धीरे खाना बना लेना। तुम्हें कितनी बार बोला कि छोटे भाई से उसकी संपत्ति हड़प लो, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे हो। क्या तुम कानों से बहरे हो या गूंगे हो कि कुछ बोल ही नहीं सकते और मुझे भी कुछ नहीं बताते? तुमसे ना हो तो मैं जाकर हड़प लूं? सारा दिन तो पैसे कमा रहे हो, ये काम वो काम। अगर मैं तुमसे वो काम करने को बोलूं तो तुम चुपचाप रह जाते हो। मेरी बातों की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है क्या? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो ना, कोई सुन लेगा। वैसे ही मैंने धोखे से छोटे भाई की सारी संपत्ति हड़प ली है और फिर जाऊं उस टूटी फूटी झोपड़ी को लेने? मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर जाना है तो तुम जाओ, मैं आज शहर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा सकता। उनके टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे जो आम का बगीचा है उसे तो मैं कुछ दिन पहले ही हड़प लिया। बाकी बची वो छोटी सी झोपड़ी, उसे हड़प कर क्या होगा? छोटी सी जगह है, ऐसी जगह तो मेरे पास ढेर सारी है। ओह, वो जगह तुम्हें छोटी लग रही है? झोपड़ी के साथ आंगन और बाकी जगह कितनी है? तुमने ठीक से देखा ही नहीं है। मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया है कि वहाँ उसे एक तालाब खुदवा कर दूंगी, वो वहाँ मछली पालन करेगा। तुम्हें सारी जिंदगी समझाऊं तब भी कोई फायदा नहीं है। मुझे ही उनके घर जाना होगा, उन्हें अच्छे से धमका कर आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम हमेशा नहीं देखते, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ हमेशा तुम्हारे छोटे भाई के पास ही रहती है, तुम्हारी हालचाल भी एक बार नहीं लेती।
वो जिसके पास खुश है उसी के पास रहे। मैंने उसे अपने पास आने को कभी नहीं कहा। वो सुखी रहे बस। कौन कैसे रह रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। मेरा बैग तैयार किया है क्या? मुझे तो शहर जाना है ना। अपना बैग खुद तैयार कर लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि हर वक्त तुम्हारा काम करूँ। ये तैयार करो वो तैयार करो बस। मेरे पास पैसा है तो क्या हुआ? मेरे भाग्य में तो कोई सुख नहीं है। तुम्हारे इस गुस्से की वजह से ही मुझे तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं जा रहा हूँ, जो मर्जी वो कर। घर में कोई है? बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई है घर में? अरे दीदी आप आइए आइए, अंदर आइए, बैठकर बातें करें। ठीक है। अरे दीदी अंदर आइए ना, कृपया अंदर आइए। हम सब आराम से धीरे धीरे बात करते हैं। यहाँ मैं तुम्हारे पास बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे एक बात करनी है। माँ कहाँ गई है और तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी वो तो काम पर गए हैं और माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर में थोड़ा सो रही हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं दीदी, मैं सबको बता दूंगी। सुनो, अगले 2 दिनों के अंदर तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, समझी? तुम्हारे खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत की है। ये हमारी जमीन है। हमारे ससुर जी ने ये जमीन सिर्फ बड़े बेटे के नाम की थी। हमारी जमीन हमें दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कौन आया है बहू? ओ बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या लेने आई हो हमसे यहाँ? जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो भी हमारा है। 2 दिनों के अंदर घर खाली कर दो, नहीं तो पुलिस आपको ले जाएगी। हमारा सब कुछ तो तुम दोनों ने छीन ही लिया है। अब इस घर पर भी तुम्हारी नजर पड़ गई है। सुनो, तुम लोग पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से ये सब कुछ अपने नाम कर रहे हो, ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत वो हम देख लेंगे। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 दिनों के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये मैं बता देती हूँ। मेरे पति ने मरने से पहले दोनों भाइयों के नाम पर बराबर हिस्से में सारी संपत्ति दी थी, लेकिन वो कागजात कहाँ रख गए थे वो मरने से पहले बता नहीं पाए। उससे पहले ही भगवान के पास चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार ये बात बताई थी, तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। भगवान तुम्हारे साथ भी बुरा करेंगे। एक भाई को दूसरा भाई दुख देखकर सुखी नहीं हो सकता। तू तो बूढ़ी हो गई है, कुछ दिन बाद मर ही जाएगी। सड़क पर भीख मांग लेगी तो क्या हो जाएगा? दूसरों के घरों में रहने की क्या जरूरत है? दीदी माँ से इज्जत से बात करो। अपनी सास से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? ठीक है, अगर आप लोग साबित कर सके कि ये जमीन आपकी है तो हम 2 दिनों के अंदर ये जगह छोड़ देंगे। आप अब जा सकती हैं। मेरी सासू माँ वैसे ही बहुत बीमार है, आपकी बातों से वो और बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है, इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात याद रहे, ठीक 2 दिनों के अंदर। माँ अब क्या होगा? हम अब कहाँ पर रहेंगे माँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन क्या तुम जानती हो बहू, सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी। अगर भगवान सचमुच हैं तो वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तुम इतना मत सोचो बेटी। हाँ माँ, मैं भी यही सोचती हूँ। भगवान ही हमारा भला करेंगे, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राजू का ही घर है ना? और तुम ही शायद राजू हो। हाँ साहब, मैं राजू हूँ।
लेकिन क्या हुआ साहब, मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने किया है। तुम अपने बड़े भाई की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से घर बनाकर रह रहे हो। ये गैर कानूनी है। अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? मेरे बेटे को आप नहीं ले जाएंगे, ये हमारा अपना घर है। मेरा बड़ा बेटा हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। हाँ साहब, माँ बिल्कुल सही बात कर रही हैं। वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। उसने हमारी सारी जमीन छीन ली है। कृपया आप हम पर भरोसा करें। और उसकी पत्नी ने हमें कहा था कि 2 दिनों के अंदर हमें घर छोड़ना है। आप 1 दिन बाद ही क्यों आए? सुनो, मैं तुम्हें जवाब देने नहीं आया हूँ, समझी? इंसानियत के नाते तुम्हें 1 दिन का और समय दे रहा हूँ। कल सुबह उठकर अपना सामान बांधकर यहाँ से चले जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल मैं सबको गिरफ्तार करूँगा। फिर तुम जेल में आराम से रहना। ठीक है साहब, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। इस दुनिया में पैसों के सामने सब कुछ हार जाता है। जिसके पास जितना पैसा है उसकी उतनी ताकत है। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। हम सब कल सुबह भोर में उठकर चले जाएंगे। माँ, मैं थोड़ा मोहन के घर जा रही हूँ। खाने के लिए चावल भी नहीं है। उनके पास से थोड़ा चावल उधार ले आऊंगी। आपको तो कम से कम कुछ खाना देना है। आपकी तबीयत भी तो बहुत खराब है माँ। बहू, मेरे लिए और कितना भाग दौड़ करोगी? अपने पर भी थोड़ा ध्यान दो बेटी। हम तो सब कुछ खो चुके हैं। जा बेटी, सावधानी से जाना। मेरे पति के बड़े भाई ने ये आम का बगीचा भी अपने नाम कर लिया है। अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। अरे अरे, इस आम के पेड़ के पीछे एक गड्ढा है और उसमें एक संदूक जैसा कुछ है। ये क्या है? ये तो संदूक जैसा लग रहा है। इसे धीरे धीरे इसे बाहर निकालो तो। ओह, इस संदूक के अंदर एक कागज जैसा कुछ दिख रहा है। इसे निकाल कर देखूं कि इसमें क्या लिखा है। ये तो एक दस्तावेज लग रहा है। कहीं ये वही दस्तावेज तो नहीं जो मेरे ससुर जी ने छिपा कर रखा था। मुझे अभी घर जाना होगा। घर जाकर उनके साथ बातें करनी होंगी। ये देखो, हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब हो जाएगा। यही वो दस्तावेज है जो आपके पिता ने छिपा कर रखा था। मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीखा है। मैंने इसे आधा अधूरा पढ़कर देखा। यही वो दस्तावेज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आधी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई के नाम है और आधी तुम्हारे नाम पर। भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या कहकर धन्यवाद दूं? मैं अभी जा रहा हूं। अभी वकील साहब के पास जाकर ये दस्तावेज दिखाता हूं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, हमें और हमारे परिवार को बचाने के लिए। अरे धन्यवाद तो बाद में भी दे सकते हो। पहले तुम जल्दी से वकील साहब के पास जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर राजू उस दस्तावेज को लेकर वकील साहब के पास जाता है और उन्हें दिखाता है। दस्तावेज को पढ़ने के बाद वकील साहब पुलिस को लेकर राजू के बड़े भाई के घर जाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि आपके पिता ने दोनों भाइयों को बराबर हिस्से में सारी संपत्ति की बंटवारा की थी। आप गैर कानूनी तरीके से अपने भाई की संपत्ति भोग रहे हैं। ये कानूनी अपराध है। इसके लिए आपको सरकार की ओर से जेल भी जाना पड़ सकता है। छी छी छी, अपने भाई के साथ ऐसी बेईमानी करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अपने भाई को एक टूटी फूटी झोपड़ी में रखकर खुद महल में सो रहे हो। कैसे? आप जैसे भाइयों की वजह से ही दुनिया में इतनी मारपीट और झगड़े होते हैं। सुनिए, अगर आपका छोटा भाई आपके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और अगर वो आपको माफ कर दे तो आपको माफी मिल जाएगी, और अगर वो कुछ नहीं करता तो हम खुद तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगे। छोड़ दीजिए पुलिस साहब, हमें छोड़ दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अभी अपने छोटे भाई के हाथ पैर पकड़कर माफी मांग रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ और जिंदगी में कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। मैं सारी संपत्ति उसे सौंप दूंगा।
हाँ हाँ साहब, मेरे पति ने बिल्कुल सही बात कही है। हम अभी उनके पास हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लेंगे। कृपया हमें जेल में नहीं ले जाइए। भाई रूपा, तुम लोग हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। झूठे कागजात बनाकर तुम्हें संपत्ति से अलग कर दिया है। जब आपने अपनी गलती खुद समझ ली है तो इससे अच्छी खबर और कुछ नहीं हो सकती। बहन, तुम एक गरीब परिवार की बेटी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाखून की भी बराबर नहीं हूँ। तुम कितने अच्छे से मुझसे बात कर रही हो, जहाँ हमने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अन्याय किया है। भाई हमें माफ कर दे तू। मैं अब सारी संपत्ति तुझे सौंप रहा हूँ। मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं भैया, संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की है। इसलिए हम सारी जिंदगी एक साथ रह सकते हैं। भाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। हमारे साथ नहीं रह पाओगे क्या? आप दोनों, हम दोनों और माँ, कितना सुंदर हमारा परिवार है। क्यों नहीं रह पाएंगे भाई, जरूर रह पाएंगे। हम सारी जिंदगी एक साथ ही रहेंगे। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।